नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज हम मूंग की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं खेत की, और इसमें थोड़ी देर बाद बुवाई शुरू कर देंगे। इसमें हमने 2 जोतें लगाई हैं, वो कल्टीवेटर से लगाई हैं। जोत हमेशा गहरी लगानी चाहिए जिससे कि नमी संरक्षित बनी रहे। साथ ही किसान भाइयों, जुताई के बाद 2 पाटों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी खेत में 2 बार पाटा लगाना चाहिए, क्योंकि नमी संरक्षित करना बहुत ही कठिन काम होता है ग्रीष्म ऋतु में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में पूरी तरह से। इसकी कौन कौन सी वैरायटियाँ होती हैं और कितने टाइम में ये पक के तैयार हो जाती है, कैसे ये पोषक तत्वों की मात्रा को ज़मीन में बढ़ाने का काम करती है। बाकी जो फसलें हैं वो पोषक तत्वों को शोषित करने का काम करती हैं, बजाय ज़मीन को कुछ लौटाने के लिए। तो किसान भाइयों, आपसे हमारा हमेशा की तरह निवेदन रहेगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करिए, क्योंकि किसान भाइयों, आपके सहयोग से ही हम कुछ कर पाते हैं। बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मूंग एक दलहनी फसल है जिसको सरकार भी बढ़ावा दे रही है हमारे किसानों के लिए कि इसको जो है आप अपने खेतों में लगाइए। इस सरकार का जो बढ़ावा देने का कारण है वो ये है कि इससे जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। साथ ही किसान भाइयों, इसके बाद हम अगर बाजरा की खेती लेना चाहते हैं, मूंग के बाद जो बरसात ऋतु में बाजरा किया जाता है उसको भी ले सकते हैं। लेकिन बाजरा करने के बाद आलू की जो क्वालिटी बननी चाहिए वो क्वालिटी बन नहीं पाती है। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप मूंग के बाद खेत को खाली छोड़ दीजिए अगर आपको आलू करना है तो। अगर आपको गेहूं की फसल लेनी है तो आप बाजरा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीधे मूंग के बारे में। इसको बोने के फ़ायदे क्या हैं। कम अवधि की फसल होती है, 60 से 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सिंचाई में आपकी मूंग की फसल पक करके तैयार हो जाएगी। मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाती है, बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। अब इसके लिए बात कर लेते हैं किस तरीके की मिट्टी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें, इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तापमान इसके लिए 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त रहता है, और पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए। पीएच मान 6.5 से 7.5 तक चल सकता है। बात कर लेते हैं इसकी कुछ वैरायटियों के बारे में। PDM 139, ML 668, IPM 023 और सम्राट है। पंत मूंग 5 आती है। साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे एग्रोस्टार कंपनी है, उसकी 7444 आती है। स्टार 444 आती है। ये मूंग वैसे आपको देखा जाए, जैसे सीमेंट केवल 2 ही तरह का होता है, एक OPC और एक PPC। उसी तरह से मूंग भी 2 टाइप की होती है, एक गोल और चिकनी, एक खुरदरी और थोड़ा सा लंबा दाना लिए हुए। बाकी सब कंपनियां हैं अपने अपने नाम से बेच रही हैं। तो आप मूंग की 2 ही वैरायटी मान करके चलिए कि एक तो गोल और चिकनी वाली होती है, और एक होती है खुरदरी और दाना लंबा यानी मोटा दाना होता है, जो कि आपका मूंग की जो नमकीन वगैरह बनती हैं ये कंपनियां इसको खरीदती है। तो जो लंबा और खुरदरा दाना होता है उसकी कीमत भी बाज़ार में जो गोल और चिकनी होती है उससे ज़्यादा मिलती है। साथ ही किसान भाइयों, गहरी जुताई करनी चाहिए। पाटा लगा करके खेत को समतल करें, और पाटा 2 बार लगाएं, जिससे कि गर्मी की ऋतु में आपकी नमी संरक्षित रह सके। आलू का खेत है तो किसी भी खाद को डालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप बुवाई करिए। बात करें इसके बुवाई के समय की, तो इसका जो समय है वो आप मार्च से लेकर के लास्ट अप्रैल तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और बीज दर की बात करें तो मैं यहाँ एकड़ के हिसाब से बात करूँगा। आप कम से कम 9 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर का इस्तेमाल करें। बीज दर कम नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मी की ऋतु होती है। कुछ हमारी जो मूंग नमी थोड़ी सी उसको मिलती है, वो उग तो आती है, लेकिन उसके बाद जो है ज़्यादा धूप और गर्म हवा चलने के कारण उड़ जाती है। तो खेत में बीज दर जो है इतनी बना करके रखिए, लगभग 9 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज दर इस्तेमाल करिए। बुवाई के तरीके की बात करें तो लाइन से बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे निराई गुड़ाई करने में सुविधा रहती है, और लाइन से बुवाई करने के लिए आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज उपचार की अगर बात करें तो वैसे तो जितने भी कंपनियों के बीज आते हैं वो पहले से ही बीज उपचारित करके देते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई भी अच्छा फफूंदनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में कम रेट पर उपलब्ध हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे
और बीज का जो है जो अंकुरण है वो अच्छी तरीके से होगा, उत्पादन भी आपका बढ़ेगा जिससे कि कोई रोग न लगे। और साथ ही आप राइजोबियम कल्चर भी लगाएं जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। खाद और उर्वरक की बात करें तो मूंग की खेती को ज़्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप आलू के खेत में मूंग की फसल करने जा रहे हैं तो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हमने आलू की खेती में डाले थे वो आलू की फसल पूरी तरीके से उसको नहीं ले पाती है। और साथ ही फिर अगर हम मूंग की खेती करते हैं तो मूंग के पौधे उस पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही अगर आप किसी अन्य फसल का आपका खेत है, जैसे सरसों का खेत है, तो उसके लिए आप DAP 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन कम दें क्योंकि यह खुद नाइट्रोजन बनाती है। मूंग में सिंचाई की बात करें तो हमारे यहाँ की मैं बात बताऊं तो हमारे यहाँ तो केवल एक सिंचाई होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिंचाइयों में इसका काम हो जाता है। जहाँ ज़्यादा मिट्टी रेतीली होती है वहाँ इस फसल को नहीं बोना चाहिए, क्योंकि इसको जो है जो विकास के लिए जो नमी चाहिए पौधे के विकास के लिए वो नहीं मिल पाती है। यानी जो रेतीली ज़मीन है उसमें इसको करने से बचें। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई करी जाती है, जब उसमें फूल आने लगते हैं, और इसके बाद फिर कोई सिंचाई नहीं करी जाती है। और ये पहली सिंचाई आपकी 35 से 40 दिन तक आप कर सकते हैं। जहाँ मिट्टी हल्की होती है वहाँ पर आप 2 सिंचाई भी कर सकते हैं, पहली 35 दिन पर, दूसरी 45 से 50 दिन पर। अब इसमें जो रोग लगते हैं उनके बारे में भी बात करें किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा इसमें गिडार आने की संभावना रहती है, और वो गिडार जल्दी ही आ जाती है। आपकी फसल लगभग 6-7 दिन में उग के तैयार होती है और 8 से 10 दिन बाद उनके पत्तों पर जो है आपको गिडार दिखने लग जाएगी। इस गिडार को आपने अगर काबू कर लिया तो आपकी फसल फिर बढ़िया उत्पादन देने वाली रहने वाली है, क्योंकि अगर 8-10 दिन पर गिडार लग गई और आपने फसल की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो पूरी फसल को खा जाती है। अगर आपने उस टाइम पर इसका सही प्रबंधन कर लिया तो फिर आगे चल कर के पत्ते जो हैं उसमें 3-4 हो जाते हैं। फिर 2-4 दिन बाद भी अगर आप दवा का स्प्रे करेंगे तो फिर चल जाएगा, लेकिन पहली जो स्प्रे है 8 से 10 दिन पर आपको कर देनी है। अगर आपको गिडार पत्तों पर दिख रही है या नहीं भी दिख रही है फिर भी आप उसके लिए दवा का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बीज बहुत महंगा आता है, और अगर गिडार ने उसको ख़त्म कर दिया 100-200-500 रुपये की दवाई के चक्कर में, तो आपका पूरा फसल जो आपने लागत लगाई थी वो बेकार जाने वाली है। तो शुरू से ही ध्यान रखिए। साथ ही इसकी कटाई का समय की बात करें अगर हम, तो बहुत से किसान एक बार से इसको कटवा लेते हैं, फिर कटर या थ्रेसर के माध्यम से निकलवा लेते हैं, कुछ मिनी हार्वेस्टर के माध्यम से भी निकलवाते हैं। और मिनी हार्वेस्टर से निकलवाने के लिए पैराक्वाइट नाम की एक दवा आती है, जो कि आपको अपने खेत का अवलोकन करते हुए देखते हुए कि अब सारी फलियां जो हैं लगभग दाने से भर चुकी हैं, उस टाइम पर आपको लगभग 65 से 70 दिन पर ये स्थिति आ जाती है, लास्ट 75 दिन पर, कि आप पैराक्वाइट का स्प्रे करके और 4 से 5 दिन बाद मिनी हार्वेस्टर से भी इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। बाकी आप जो है लेबर लगा करके वैसे भी इसकी हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। और कटाई का समय इसका जो है वैसे 70 दिन के बाद 65 से 70 दिन के लगभग होता है, लास्ट 75 दिन। अगर उपज की बात करें तो सभी स्थितियां अनुकूल रहने पर ये 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर की आपको उपज दे देगी। यानी आप मान के चलिए 3.5 से 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से आपको उत्पादन मिलने वाला है। अगर हम एकड़ में बात करें तो लगभग 6 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन मिल जाएगा, यदि सभी परिस्थितियां इसके अनुकूल रहती हैं तो। साथ ही आपकी जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।